चलो बच्चों, क्लास 11 स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स का। तो इसमें पहला चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहला चैप्टर ये, तो इन्होंने 3 लॉ दिए थे। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब तो इनर्शिया क्या होता है, देखो, इनर्शिया होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which object is at rest, matter is at rest या object is at rest, object is at rest or in motion। आप देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया मतलब जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो किसकी वजह से रेस्ट पर है, इनर्शिया की वजह से। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इनर्शिया की वजह से रुका हुआ, इनर्शिया की प्रॉपर्टी है कि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, ये हो गया। और फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। अगर इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इज मूविंग, इट रिमेन्स मूविंग या मोशन रख लो, मोशन में है, अगर गति में है, इट रिमेन्स इन मोशन, ठीक है। और इफ अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट न्यूटन का क्या बोलता है, बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ ही रहना चाहता है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाए, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहे जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाए, ठीक है। तो पहला लॉ सिंपल है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता हुआ रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। देखो डायग्राम से थोड़ा सा देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स रखा हुआ। अब बॉक्स ये रखा हुआ तो रखा हुआ रहना ही चाहता है ना। अगर इस पर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो ये चलने लगेगा। तो ये पहला लॉ नहीं हुआ। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये रखा हुआ रहना ही चाहता है, तो यही पहला लॉ बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो रखा हुआ रहना चाहता है। अगर पहला 5 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा तो ये चलने लगेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, मान लो मैं ही हूँ, मान लो मैं चल रहा हूँ 5 मीटर प्रति सेकंड, तो मैं चलता ही रहूंगा। तो अगर मैं इधर से आके एक फोर्स लगा दूं, ऐसे हाथ लगा के 10 न्यूटन का फोर्स लगा के रोक दूं, तो रुक जाऊंगा ना। तो अगर मैं जब तक चल रहा हूं तो चलता ही रहूंगा जब तक। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया ना, मान लो 5 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा तो रुक गया, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तब तक तो मैं चल ही रहा था ना। तो अगर मैं चल रहा हूं तो चलता ही रहूंगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। तो पहला ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ हो गया। अब देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। देखो सेकंड लॉ में बहुत बच्चों को डाउट होता है। तो ये होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। किसका रेट, चेंज इन मोमेंटम का रेट क्या होता है, तुम्हारा फोर्स होता है। ये क्या है, कि मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन से क्या मतलब, कोई अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो मैं हूं, मान लो मेरा वेट 5 kg है और मैं 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा हूं, तो मेरा मोमेंटम कितना हो जाएगा, 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ना। तो मैं अगर चल रहा हूं, तो अभी तो बताया था कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो किस प्रॉपर्टी की वजह से चल रहा है, इनर्शिया की वजह से ना। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से रुका हुआ है, ठीक है। तो मैं चल रहा हूं
तो उसका नाम अलग से दे दिया गया है मोशन का इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रेस्ट का इनर्शिया हो जाता है। अगर मैं रुका हुआ हूं तो किसकी इनर्शिया की वजह से रेस्ट करूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से चल रहा है। इनर्शिया ऑफ मोशन को ही मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है। जिसका मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 केजी है और वेलोसिटी 3 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है मास इक्वल टू 6 केजी और वेलोसिटी है तुम्हारा 3 केजी, ठीक है। और इफ इनिशियल मोमेंटम जीरो है दोनों का, मोमेंटम जीरो है दोनों का, इसका भी, तो इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, फाइनल 15 आ जाएगा, इसका 18 आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम किसका ज्यादा आएगा, इसका ज्यादा आएगा ना, क्योंकि इनिशियल दोनों का सेम है। तो इसका 18 है, इसका 15 है, तो जिसका ज्यादा होगा तो उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। तो इसका मोमेंटम ज्यादा तो इसका फोर्स ज्यादा, इसका मोमेंटम कम तो इसका फोर्स भी कम, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड लॉ। और जनरली देखो डाउट क्या रहता है बच्चों को, पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जनरली लोग बोल देते हैं क्या, जनरली बोल देते हैं ये है सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, ये कंडीशनली सही है। तो अभी क्या बताया था, पहला क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब ये कांस्टेंट ये हटेगा प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट के आता है, तो के की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम डी पी बाई डी टी। और पी अभी हम बताया था क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से मैं मास इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूं ना, डी एम बी बाई डी टी। डी एम बी बाई डी टी क्या होगा, डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक का करेंगे दूसरे को रोक के, फिर दूसरे का करेंगे पहले को रोक के। तो देखो दूसरे का कर रहे हैं, पहला देखो दूसरे को रोक दिए, पहला का कर दिए डीएम बाई डी टी, फिर प्लस फिर दूसरे का करेंगे पहले को रोक दोगे, तो पहले का रोक के दूसरे का कर दिए। ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया एग्जैक्ट, ठीक है। अब कंडीशन आएगी इफ मास इक्वल टू कांस्टेंट। पहला केस मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट होगा, तो ये मास कांस्टेंट करोगे तो मास कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा ना। तो ये जब जीरो हो जाएगा तब फोर्स क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा मास हो जाएगा एफ एम डीवी बाई डी टी, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया, तो एम डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है ना, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, ये फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये यहां से ये कब आएगा, जब तुम्हारा मास कांस्टेंट होगा तब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन आता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेकंड लॉ क्या होता है, एग्जैक्ट सेकंड लॉ ये होता है, एक्चुअल सेकंड लॉ ये है, ठीक है। जब तुमसे कोई पूछेगा तो सेकंड लॉ ये समझाओ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और देखो पहला केस ये हो गया, अब दूसरा केस ले रहा हूं। दूसरा केस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दो, इफ वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो फोर्स क्या आ जाएगा, तो ये वाला केवल टर्म बचेगा ना, तो F इक्वल टू वी डीएम बाई डी टी। तो अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, जब मास कांस्टेंट होगा तो ये वाला फार्मूला, दोनों वेरिएबल होगा तो ये पूरा वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये वाला कहां पे यूज होता है, ये वाला रॉकेट प्रोपल्शन में यूज होता है। रॉकेट प्रोपल्शन में रॉकेट जेट जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे उसका फ्यूल कम होता है, जब रॉकेट उड़ता है धीरे धीरे फ्यूल कम होता जाता है। जब उसका फ्यूल कम हो जाएगा तो रॉकेट का वेट कम हो जाता है, तो वहां पे मास वेरिएबल, वेट रॉकेट का वेट वेरिएबल होता है, तो वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और मास वेरिएबल होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी तो ये वाला पूरा डिफरेंशिएशन जीरो, तो इतना बचेगा केवल। तो वहां पे मास वेरिएबल धीरे धीरे ऊपर जाते जाते रॉकेट का मास कम होता जाता है, तो वहां भी वाला इक्वेशन यूज होगा, ठीक है। तो जनरली सेकंड लॉ क्या हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो F इक्वल टू डीपी बाई डी। तो मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है या वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या बोलते हैं, देखो न्यूटन थर्ड लॉ। देखो थर्ड लॉ में बहुत डाउट होता है। थर्ड लॉ देखो, थर्ड लॉ सबको पता है, एवरी एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं इसको, एक्शन रिएक्शन पेयर, रिएक्शन पेयर, ठीक है। देखो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब लोग बोल देते हैं अपोजिट रिएक्शन, ये लाइन बोल देते लेकिन पता नहीं होता ये लाइन क्या बोल रही है। तो ये लाइन बोलती है एवरी एक्शन मतलब
फोर्स का अपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब हुआ इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। मैग्नीट्यूड इक्वल किसकी बात होता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। और अपोजिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 5 kg का एक बॉक्स रखा हुआ है और एक 5 kg का बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो जब दो मास आस पास रखे होते तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये 5 kg, ये 5 kg रखा है, तो ये वाला 5 kg अगर इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का मान लो, ये मैं मान रहा हूं, ठीक है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अगर इसको मैं 1 मान लू, इसको 2 मान लू, तो फोर्स एक पर लग रहा है 2 की वजह से। एक का मतलब क्या हुआ कि फोर्स एक पर लगा रहा है 2, 10 न्यूटन का इधर की तरफ, तो फोर्स 2 वाले पे एक वाला लगाएगा 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ, ठीक है, ये 10 न्यूटन का। तो ये दोनों देखो 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड सेम हुआ ना, 10 न्यूटन का, ये भी 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड 10 सेम हुआ ना। और देखो डायरेक्शन, अगर ये इधर है तो ये इधर है ना, अब ये प्लस एक्सिस है, ये माइनस एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस और प्लस एक्सिस, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, अपोजिट, और 10 मैग्नीट्यूड, 10 मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल, तो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, नहीं गया इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, ये दोनों क्या हो गए, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट और फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स सेम होना चाहिए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, ठीक है, दो बात। तीसरा, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, अगर ये 10 न्यूटन का है तो ये भी 10 न्यूटन का ही होना चाहिए। और डायरेक्शन अपोजिट, अगर ये माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स होना चाहिए, तब जाके एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रहेगा, तो जब जो चार्ज बॉडी रखा रहता है, चार्ज बॉडी रखा हुआ था, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो अगर मान लो ये चार्ज बॉडी, ये चार्ज इस पे मान लो 5 कूलाम का फोर्स लगाता है इधर की तरफ, तो ये वाला भी 5 कूलाम का इधर लगाए, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये भी एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, दो अलग अलग चार्ज हो गए, ठीक है, डिफरेंट चार्ज, और मैग्नीट्यूड 5 कूलम, मैग्नीट्यूड 5 कूलम, दोनों सेम हो गए, और डायरेक्शन ये प्लस एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये दोनों क्या हो गए, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, बात समझ में आई, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। और तीसरा देखो, तीसरा होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है, ये कांटेक्ट फोर्स। देखो जब कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट करती है तो उनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगता है, मान लो डस्टर और ये मार्कर आपस में कांटेक्ट हो गया, तो कांटेक्ट होगा तो ये डस्टर इस मार्कर पर एक नॉर्मल लगाएगी और ये नॉर्मल इस डस्टर पर एक नॉर्मल लगाएगी, तो ये दोनों इंटरनल फोर्स हैं, ये इधर नॉर्मल लगाएगी, उधर नॉर्मल लगाएगी। तो नॉर्मल फोर्स कब लगता है, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट करेगी तब नॉर्मल फोर्स आता है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा बॉडी के अपने सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो मान लो ये डस्टर का ये वाला सरफेस हो गया, और मान लो डस्टर का ये सरफेस, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये डस्टर मार्कर दोनों कांटेक्ट में, तो ये डस्टर मार्कर पर परपेंडिकुलर इधर लगाएगा। तो हमेशा मान लो ये डस्टर है और ये मार्कर है, ठीक है, ये डस्टर है, ये मार्कर है, तो ये डस्टर ये तुम्हारा मार्कर के ऊपर इधर लगेगा परपेंडिकुलर सरफेस पर और हमेशा अपनी बॉडी से दूर, तो ये नॉर्मल फोर्स ये हो गया। और ये तुम्हारा मार्कर है, ये तुम्हारा मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर तुम्हारा क्या करेगा, मार्कर भी लगाएगा डस्टर पर, तो ये मार्कर क्या करेगा, डस्टर पर लगाएगा इधर की तरफ, ये तुम्हारा मार्कर की, देखो डस्टर मार्कर पर इधर लगा रहा है और ये मार्कर डस्टर पर इधर लगा रहा है, तो देखो मैग्नीट्यूड एन सेम है, ये अगर 10 न्यूटन का तो ये भी 10 न्यूटन का, एन मतलब नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन, ये अगर इधर लग रहा है तो ये इधर लग रहा है, समझ में आया। तो दूसरा देखो, अगर मान लो ये सरफेस है, मान लो ये जमीन है और जमीन पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं अपने दो बॉडी कांटेक्ट में होगी ना, सरफेस जमीन और मैं पैर रख के, जमीन और मैं कांटेक्ट में है ना, एक दूसरे को टच किए हैं ना, तो मैं जमीन पर नॉर्मल लगाऊंगा। तो नॉर्मल कैसे लगता है, अपने से दूर लगाऊंगा, मतलब नीचे की तरफ लगाऊंगा, मेरे से दूर क्या होगा, मतलब नीचे की तरफ कोई लाइन जा रही हो ना, तो मैं अपने से दूर इधर लगा दिया, अपने से परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। और ये क्या करेगा, सरफेस मेरे पे लगाएगा ऊपर की तरफ,
ठीक है, अपने से दूर ना, ये मेरे पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये मेरे पे, मैं ये आगे बना दे रहा हूं, ये हो गया, तो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जब कांटेक्ट में हो। तो ये दोनों भी क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। तो एक्शन रिएक्शन पेयर कब लगता है? जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, सेम नेचर का फोर्स हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तब एक्शन रिएक्शन पेयर लगता है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये पता चल गया ना क्यों बोला गया? तो तीनों लॉ हो गया। तो पहला लॉ क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन पर ही रहना चाहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो ये पहला लॉ हो गया। पहला लॉ को क्या ही बोला गया? लॉ ऑफ इनर्शिया बोला गया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किस प्रॉपर्टी की वजह से मोशन में है? इनर्शिया की वजह से। दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो डायरेक्टली एफ बराबर एम में कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सब चीज का मतलब बता दिया, इक्वल क्यों बोला गया, अपोजिट क्यों बोला गया, एक्शन क्या था, एक्शन मतलब फोर्स था। ठीक है, तो ये हो गया। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है ये भी बता दिया। अगर एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन होगा, अगर इसको एक्शन बोले उसको रिएक्शन, जैसे ये दोनों, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन दोनों एक दूसरे, एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स ही है, चाहे इसको एक्शन बोल दो, इसको रिएक्शन बोल दो, या इसको रिएक्शन बोल दो, इसको एक्शन बोल दो, तो बात एक ही है। ठीक है, तो पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। आगे से अब फोर्स की बात करेंगे, एक एक डिफरेंट फोर्स उठाते जाएंगे, उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल उठाते जाएंगे, पूरा चैप्टर धीरे धीरे फिनिश कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।